तो आज हम बात करेंगे फार्मेसी एक्ट 1948 एंड इट्स रूल। सबसे पहले देखो बताए ना, कोई भी चीज़ मेडिसिन के नाम पे बेचना, उसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कुछ भी उसमें इम्प्योरिटीज़, एडल्ट्रेटेड कंपाउंड, स्पूरियस कंपाउंड, ये सब उसमें प्रेजेंट होते थे। बहुत सारा इंडिया में एंट्री कर चुके थे, क्योंकि कुछ भी दवा के नाम पे बेच रहे थे। एनीथिंग इन द नेम ऑफ मेडिसिन कैन आर सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारा टॉपिक हो चुका है। तो फिर क्या किया गया, एक फार्मेसी एक्ट बनाया गया, एक पूरे की जो पूरे इंडिया के अंदर फार्मेसी बिजनेस, फार्मेसी प्रोफेशन को क्या करे, वो रन करे। 1948 में बनाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, ये लॉ बनाने का, ये एक्ट बनाने का, ये पास करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द वुड बी फार्मासिस्ट। सबको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन देना है। पूरी इंडिया के अंदर सेम सिलेबस हर कोई पढ़ता है, कहीं का भी, किसी महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यूपी का बोर्ड का हो, एमपी हो, कर्नाटका हो, कहीं का भी ले लो, सेम सिलेबस उनके पास में। राइटर अलग बात है कि हाँ कोई किसी और राइटर की पढ़ रहा है, कोई किसी और राइटर की पढ़ रहा है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूरी इंडिया में सेम सिलेबस है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, यूनिफॉर्म एजुकेशन हुआ। सेकेंड पॉइंट उसी में ट्रेनिंग, सबको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम पास होने के बाद में 2 साल के बाद में ट्रेनिंग रहता है, ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अपना एक ट्रेनिंग है। किसको? वुड बी फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट बनना चाहता है, जो फार्मासिस्ट होना है, तो उनको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन दो, सबको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें ऑब्जेक्टिव का, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग देयर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट। इस तरीके से क्या हुआ, जब सब भाई 2 साल तुमको पढ़ना ही पढ़ना है और वो पास करना ही है, नहीं पास कर पाए तुम फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। तो इस तरीके से क्या सेकंड पॉइंट यही बता रहा है, टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग इन द प्रोफेशन। इस तरीके से इस प्रोफेशन के अंदर सबकी एंट्री रुक गई। हर कोई प्रैक्टिस के बेस पे बन जाता था फार्मासिस्ट, प्रैक्टिस के बेस पे अब नहीं बनना है। या हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो हाँ इसी लाइन में थे तो मैं भी हो गया, ऐसा नहीं। आपको फार्मेसी लाइन में जाना है, 2 साल की पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग करनी है। जब तक का आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नहीं आ जाता, लाइसेंस नंबर नहीं आ जाता, आप फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, बाय प्रोवाइडिंग देयर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट। कहाँ पे? स्टेट के अंदर। हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, जैसे महाराष्ट्र की है, कर्नाटका का है, यूपी का है, एमपी का है, हर जगह का अपना एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में लिखा होना चाहिए, बाय प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर इन द स्टेट। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव था। फिर कुछ टर्म यूज़ होते हैं, वो टर्म के बारे में आपको याद होना चाहिए। जैसे सेंट्रल काउंसिल, ये वर्ड आता है सेंट्रल काउंसिल, तो ये कुछ नहीं है, ये पीसीआई का अल्टरनेट सिनोनिम है, दूसरा नेम है। पीसीआई का सिनोनिम क्या है? सेंट्रल काउंसिल। सेंटर में जो काउंसिल है, जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऐसे सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल या पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट मीन्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन इन द फार्मेसी एक्ट। देखो फार्मेसी एक्ट एक पूरी बुक तैयार हो गई, पूरी बुक बना दी गई, पूरा एक लॉ है फार्मेसी एक्ट। उसमें बहुत सारे जैसे सेक्शन होते हैं, सब उसमें डिवीज़न होता है, ऐसे इसमें सेक्शन बनाया गया। और जो सेक्शन नंबर 3 है उसके अंदर इसको मेंशन किया गया है फार्मेसी पीसीआई के बारे में। ठीक है, अब ये सेंटर का हो गया, तो हर स्टेट में भी होगा ऐसे, जैसे गवर्नमेंट रन होती है, बताओ जैसे गवर्नमेंट चलती है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में सारे स्टेट के गवर्नमेंट हैं, ऐसे पीसीआई में भी चलता है, इसमें भी। स्टेट काउंसिल, तो स्टेट काउंसिल में 2 तरीके से हो सकता है। स्टेट काउंसिल मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आएगा तो इसमें कभी कभी एक सिंगल स्टेट रहता है, ये हमेशा कॉमन है कि रहेगा ये। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि मल्टीपल स्टेट ग्रुप बना लेते हैं, जॉइंट स्टेट उसको बोलते हैं। अगर एक ही स्टेट है तो उसको ठीक है, अगर कई स्टेट मिल करके एक साथ कोई डिसीजन ले रहे, कोई काम करे, तो उसको जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहेंगे। दोनों के बारे में क्या दिया हुआ है?
इट मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 19। हाँ, इसमें याद रखना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को सेक्शन 19 के अंदर, और जो जॉइंट वाले हैं कई स्टेट मिल करके, कई स्टेट फार्मेसी काउंसिल मिल करके, वो सेक्शन 20 के अंदर मेंशन किया गया है। फार्मेसी एक्ट की जो है पूरा एक्ट है, जो रूल है पूरा, उसमें सेक्शन नंबर 20 पे आओगे पढ़ते हुए तो वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट की जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका डेफिनेशन क्या है पूछता है। एक डॉक्टर का भी डेफिनेशन, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, फिजिशियन, तो रजिस्टर्ड फिजिशियन उसका भी डेफिनेशन कभी कभी पूछता है, और फार्मासिस्ट का भी डेफिनेशन पूछता है। ठीक है भाई, हम फार्मेसी तो पढ़ रहे हैं और अपना ही डेफिनेशन हमें बताना हो, तुम क्या बताएंगे, हम कौन हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बारे में, ए पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रेसिडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। देखो इसमें क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो बंदा है जिसका नेम विद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में स्टेट की जो काउंसिल है उसके रजिस्टर में नाम लिखा होना चाहिए। जैसे अभी आपका कॉलेज है तो आप किस कॉलेज के हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिटेल आपके कॉलेज में लिखा हुआ है, तब आप, अभी कोई दूसरा बंदा जाएगा बोलेगा मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, नहीं मानेगा वो। ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की वही दिया हुआ यहाँ पर डेफिनेशन। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में अ पर्सन हुज नेम इज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। स्टेट का सबका रजिस्टर तैयार होता है, ठीक है, उस रजिस्टर में नाम होना चाहिए आपका। फर्स्ट रजिस्टर तो होता क्या, 2 रजिस्टर बनता है। जब आपका हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाता है तो 2 रजिस्टर बनता है, एक फर्स्ट एक सेकंड वाला। क्या है, सेकंड वाले का नाम है सब्सिक्वेंट। 2 रजिस्टर बनते हैं, 2 जगह पे आपकी एंट्री होती है। फर्स्ट रजिस्टर, इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर अंडर द चैप्टर नंबर 4 ऑफ फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट जो बनाया गया उसमें जो चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ते जाओगे उसके रूल के थ्रू, उसके रूल के तहत ये रजिस्टर बनाया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी रहता है। ठीक है, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल। तो स्टेट काउंसिल में जाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक रजिस्टर, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 4 उसके अकॉर्डिंग। फिर ये क्या होता है, सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद में, आफ्टर दैट, लेटर जिसको भी कह सकते हो आप। इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर द चैप्टर 4 ऑफ फार्मेसी एक्ट बाय द स्टेट काउंसिल आफ्टर फर्स्ट रजिस्टर। इस केस में क्या होगा, देखो पहला क्या था, फर्स्ट रजिस्टर को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, फर्स्ट रजिस्टर को स्टेट गवर्नमेंट, इसको कौन बनाएगा, स्टेट काउंसिल। याद रखना दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, ये काउंसिल के थ्रू, ये फार्मेसी का जो भी काउंसिल है उसके थ्रू, वो गवर्नमेंट के थ्रू बनता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी का डेफिनेशन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल रजिस्टर। अब देखो अभी दोनों पॉइंट में हमने कहीं ना कहीं स्टेट की बात की है, अब स्टेट के बाद में सेंट्रल रजिस्टर, मतलब पूरे इंडिया के हिसाब से। इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल। अब इस रजिस्टर को कौन बनाएगा, कौन मेंटेन करके रखेगा, पीसीआई। ठीक है, अब इसमें स्टेट वालों का कोई भी रोल नहीं, स्टेट वाले पीसीआई को भेज देंगे, वो अपना रजिस्टर मेंटेन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें एक नेक्स्ट आता है यूजीसी। याद रखना, इट मीन्स द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन नंबर 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। इसका यही याद रखो फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश होता है सेक्शन नंबर 4 1956 में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पीसीआई। व्हाट इज़ पीसीआई, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई। पीसीआई क्या है, पहले 2 लाइन में इसका डेफिनेशन बताओ। पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन नंबर 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। 48 में जो फार्मेसी एक्ट बना उसके थ्रू क्या होता है, उसके अंडर में सेक्शन नंबर 3 है उसमें, तो पीसीआई वहाँ से इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और
सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको बताया भाई कि ये 1 साल के बाद में 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। और एवरी 5 ईयर के बाद में जैसे हमारे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के मेंबर चेंज होते रहते हैं, ऐसे इसमें भी चेंजिंग होता रहता है, इसके जो मेंबर रहते हैं, ठीक है। एवरी 5 ईयर में इसका सिलेक्शन होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है, ठीक है। उसके बाद में इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई या सेंट्रल काउंसिल, मतलब इसके कितने टाइप के मेंबर हो सकते हैं, तो 3 टाइप से हैं। नंबर 1 इलेक्टेड, नंबर 2 नॉमिनेटेड एंड नंबर 3 एक्स ऑफिशियो। इलेक्टेड में 6 पर्सन क्या किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। इलेक्ट कौन करेगा इनको, यूजीसी करेगा, ठीक है। यूजीसी का फुल फॉर्म बताया हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करेगा। जो 6 स्टाफ होंगे वो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहेंगे या किसी ऐसे कॉलेज से जहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा हो, ठीक है। इनमें से भी जो स्टाफ रहेंगे वो टीचर हो सकते हैं, किसके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी। ये 3 जो मेजर हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, उन तीनों के ये स्पेशलिस्ट होने चाहिए, उनके बारे में इनको नॉलेज होनी चाहिए। 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखो, एक फार्मेसी काउंसिल है, एक मेडिकल काउंसिल है। फार्मेसी काउंसिल ये फार्मेसी इसको प्रोफेशन को रन करती है, इसको हैंडल करती है। मेडिकल काउंसिल मतलब डॉक्टर वाली, समझ में आ रहा है। मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, मेडिकल कॉलेजेस मतलब जहाँ पे डॉक्टर आपको बनाया जाता है। तो 1 पर्सन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो इलेक्ट करती है। उसके जो भी मेंबर रहते हैं, किसी एक मेंबर को जिसको उसको अच्छा लगता है भाई कि हाँ इनको पीसीआई का मेंबर बना दो। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय ईच स्टेट काउंसिल फ्रॉम एमंग्स इट्स मेंबर। और जितने भी स्टेट हैं, आज के टाइम पे 29 है, तो 29 स्टेट से एक मेंबर वहाँ से भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का यहाँ पे इलेक्शन होकर के आता है। इसलिए टोटल अगर हमें इसको इलेक्टेड मेंबर को कैलकुलेट करना है तो 6 यूजीसी ने किया, 1 मेडिकल काउंसिल ने किया और ये 29, तो टोटल कितना हो गया 36। नॉमिनेटेड सेम एज इट इज जैसे उसका किए, ऐसे नॉमिनेटेड में 6 पर्सन नॉमिनेट किए जाएंगे। नॉमिनेट करने वाला कौन रहेगा, वहाँ पे यूजीसी था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है। 6 पर्सन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, जिसमें से 4, पहले वाले केस में 6 पर्सन थे, उसको यूजीसी ने नॉमिनेट किया था, इलेक्टेड किया था। यहाँ पे 6 पर्सन नॉमिनेट होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, जिसमें से 4 मिनिमम 4 ऐसे होने चाहिए जो डिग्री या डिप्लोमा के होंगे, मतलब डी फार्म या बी फार्म उनके पास में उनके पास में, या फिर अगर डी फार्म बी फार्म नहीं है तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से या कॉलेजेस से, बड़े यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हों जहाँ पे फार्मेसी की, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिसेस होती हो, ठीक है। मतलब कहने मतलब उनके पास एक्सपीरियंस हो, फार्मेसी से जुड़े हुए जितने भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। और जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से एक नॉमिनेटेड पर्सन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यूजीसी और AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इस तरीके से ये नॉमिनेटेड वाला होगा। एक्स ऑफिशियो में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक रहेगा जो पूरा कंट्रोल करता है, शॉर्ट में इसको DGHS भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उसका एक बंदा होना चाहिए पूरे इंडिया में जो ड्रग को कंट्रोल करता है उसका। डायरेक्टर ऑफ CDL का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है। मतलब ये सेंट्रल पूरे इंडिया में एक सेंटर बनाया गया है, हर एक चीज़ का जैसे एक सेंटर होता है, इसका ड्रग लेबोरेटरी। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा नहीं आएगा ये फाइनल करता है CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। यहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद में कंफर्म हो जाता है, तभी क्या करता है ये, मतलब यहाँ से फिर आगे गवर्नमेंट अलाउ करता है कि भाई इसको अब यूज़ करो सबको पब्लिकली। तो ऐसे इसको याद कर लेना। फंक्शन देख लो, PCI का फंक्शन पूछता है
5 मार्क्स में नहीं आया तो 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा। पीसीआई ने क्या किया, एक मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन का क्या किया है, प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। आपको फार्मासिस्ट मतलब बनना है तो मिनिमम उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना आपको पढ़ के जाना है, इतना क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। उसमें भी उसने सेकंड पॉइंट में बता रहा है कोर्स ऑफ स्टडी फॉर द फार्मासिस्ट, फार्मेसी के कोर्स के लिए कौन सा मतलब फार्मेसी के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा आपको, बी फार्मा क्या करना है वो कोर्स भी उसने बताया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड, और जो एजुकेशन है उसका भी एक स्टैंडर्ड बता के रखा है, मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का एक स्टेट में रजिस्टर बनता है, एक सेंट्रल में, तो ये काम कौन करता है, पीसीआई। इसके अलावा अभी ये तो कोर्सेज़ की बात हो गई, अब इसके ऑफिसर्स या जो भी इसके मेंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इन सब के पावर और ड्यूटीज़ को भी इसने क्या क्या बताया। पीसीआई का फंक्शन है कि सेक्रेटरी क्या काम करेगा, प्रेसिडेंट का क्या काम रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, ये सब पीसीआई का ही फंक्शन है। पीसीआई सबको बताता है क्या करता है। टू फिक्स द रेट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड अलाउंस पेबल टू इट्स मेंबर। उसके बाद में देखो रिम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है, सैलरी, पगार, मेहनताना, समझ में आया, मजदूरी जो भी काम करने के बाद मिलता है। टू फिक्स द रेट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड अदर अलाउंस पेबल टू इट्स मेंबर, जो भी इसके मेंबर हैं सबको कितना कैसा देना है, पगार क्या देना है, वो उसको भी अलाउ करता बताता है। टू प्रिपेयर द एजुकेशन रेगुलेशन, इसने फिर एक और कमेटी बनाई, एक और एजुकेशन रेगुलेशन के नाम से, ठीक है। देखो इसके अंदर बहुत सारे आ गए, पीसीआई के अंदर बहुत सारे लिस्ट आती है, इसमें एक और इसका फंक्शन है एजुकेशन रेगुलेशन, जो एजुकेशन ओनली एजुकेशन को मेंटेन करके रखेगा। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही होगा, तो इसको एजुकेशन रेगुलेशन को भी इसने प्रिपेयर किया। टू इंस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन बाय अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, जो भी कॉलेजेस वगैरह है, कॉलेज हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसको जा कर के ऑफिसर्स आएंगे रहते ना, ऑफिसर जा कर के उसको इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे भाई हर चीज़ ओके है कि नहीं है, कुछ भी तो नई मेडिसिन के नाम पे पैकिंग करके भेजा जा रहा है। टू गिव अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्सेज, और जो भी अगर कोई कॉलेज है फार्मेसी स्टार्ट करना चाहता है अपने कॉलेज के अंदर, तो उसको भी अप्रूवल देना। एनी अदर फंक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरी फंक्शन बताती है तो उसको भी क्या करना, उसको भी करना। ये पीसीआई के मतलब 10 पॉइंट हो गए, इसको आप याद करके जाओ, पक्का कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होगा, मतलब किसी भी प्रोफेशन में जो मेन हेड रहता है, रन करने वाला रहता है ना, एग्जीक्यूटिव देखने भागने वाला रहता है, उसके बारे में। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है बट दिया हुआ है तो थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ। एक्स ऑफिशियो मेंबर में प्रेसिडेंट हु शैल बी चेयरमैन ऑफ द कमेटी, एक प्रेसिडेंट रहेगा जो उसका चेयरमैन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ये 2 लोग रहेंगे। 5 मेंबर और भी रहते हैं, 5 मेंबर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर, जो सेंट्रल काउंसिल है पीसीआई के मेंबर से 5 लोग को और इसका मेंबर बना दिया जाता है। फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटी इज अथोराइज टू ऑब्जर्व द एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन रेगुलेशन। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का फंक्शन ये होगा, एफिकेसी मीन्स इफेक्टिवनेस, इसका मीनिंग क्या है, इफेक्टिवनेस। तो क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कितना इफेक्टिव है, जो भी प्रेजेंटली एजुकेशन रेगुलेशन है वो कितना इफेक्टिव, कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑब्जर्व करेगा जा करके। और क्या करेगा, टू रिकमेंड अमेंडमेंट इन द प्रेजेंट एजुकेशन रेगुलेशन। और अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है, चेंजेस। अगर एजुकेशन रेगुलेशन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है, सिलेबस में 1-2 चैप्टर हटाना है या ऐड करना है, ये क्या करता है, फिर ये रिकमेंड करता है एजुकेशन रेगुलेशन को कि भाई आप थोड़ा ये चैप्टर ज़्यादा भी है, उतना यूज़ का नहीं है, ये पुरानी बात हो चुकी है, इसको हटाओ, नई चीज़ें लेके आओ, टेक्निकल लेके आओ, ये चीज़ें इसका काम करता है। टू कैरी आउट सच अदर फंक्शन एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल कुछ भी अगर उसको कहने को बोलता है, हैंड ओवर करता है, सौंपता है,
तो वो सारे फंक्शन ये भी कैरी आउट करता है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक, व्हाट आर एजुकेशन रेगुलेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन इस केस में क्या होगा, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर फॉर ए क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट। तो काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, मतलब पीसीआई की बात। पीसीआई ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड बता के रखा है आपको, मिनिमम 2 साल, उससे ज़्यादा 3 साल 5 साल जो भी है, एक जितने भी कोर्सेज हैं सबके अलग अलग ड्यूरेशन है, वो होना चाहिए। क्यों, रिक्वायर फॉर ए क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, उसके क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पे कुछ दिए हुए रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द कोर्सेज। अगर ये फार्मेसी में आपको आना है तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। क्या क्या, ठीक है, साइंस है, क्या है, कॉमर्स वाले भी आते हैं थोड़े बहुत, तो मतलब ये आपको 12th होना चाहिए। द नेचर एंड पीरियड ऑफ द कोर्सेज ऑफ द स्टडी का जो भी हमारी स्टडी उसमें नेचर और उसका पीरियड 2 साल का मतलब टाइम, और किस टाइम का है डी फार्मा, उसका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है इसके बाद में, वो सब होना चाहिए। अंडरटेकिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रेगुलर कोर्सेज, ये 2 साल का कोर्स करने के बाद में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट, उनके नेम, ठीक है। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस वगैरह हैं, तो वो क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये सब एजुकेशन रेगुलेशन ये हैंडल करता है। कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जो भी इंस्टीट्यूशन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है वो सारे कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। समझ में आया, ऐसे नहीं पतरे के नीचे आपको प्रैक्टिकल करवा रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द अथॉरिटीज़ होल्डिंग अप्रूव एग्जामिनेशन, और जो भी एग्ज़ामिनेशन हैंडल करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जहाँ सेंटर लगता है, जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ रहती है वो भी फुलफिल होना चाहिए। उनके पास भी जैसे एग्ज़ाम हो रहा है तो अभी नहीं कि छोटे छोटे रूम में जाकर के एग्ज़ाम दे रहे हो, बड़ा सा हॉल होना चाहिए, पूरा CCTV कैमरास होना चाहिए, सब कुछ है ना, अच्छा खासा होना चाहिए। तो सारे कंडीशन उसको भी फॉलो करना चाहिए। और हर चीज़ फिर क्या, लेटेस्ट एजुकेशन रेगुलेशन इज़ ER 2020, तो लेटेस्ट अभी जो आपका सिलेबस चेंज होकर के आया है, नया एजुकेशन रेगुलेशन आया है, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, वो सबसे लेटेस्ट वाले की बात करा कि ये 2020 है। गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो डेफिनेशन याद कर लेना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, इट मीन्स द स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 19 एंड ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 19 में याद रखो स्टेट है, 20 में जॉइंट स्टेट है। कभी भी डिफरेंस आएगा तो ये भी आप एक डिफरेंस लिख सकते हो कि इसको 19 के अंदर रखा गया, इसको 20 के अंदर रखा गया। इसके बाद में सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल देखो, जो अभी तक का बताया वही सब है। टू रजिस्टर द नेम ऑफ ऑल पर्सन्स हु हैव अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन, सबका नेम की एंट्री करना, रजिस्टर में क्या करना, नेम को उसको रजिस्टर, हाँ, अप्रूव्ड फॉर क्वालिफिकेशन। टू मेंटेन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, स्टेट का रजिस्टर मेंटेन करके रखना। टू अपॉइंट सुटेबल नंबर ऑफ इंस्पेक्टर फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइस वेदर ड्रग और डिस्पेंस एंड कंपाउंडिंग, देखो ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं ना, तो उन सबको अपॉइंट करने का काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। टू अपॉइंट द सुटेबल नंबर ऑफ इंस्पेक्टर। टू फिक्स द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी बताया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी अभी एग्जीक्यूटिव में बताया हूँ। तो उन सब के पावर को बता के रखना, कौन क्या काम करेगा, ये सब इसके काम है, ठीक है। टू सेंड 5 कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर टू सेंट्रल काउंसिल आफ्टर 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। देखो फॉर्म भर के गए, सब कुछ फॉर्म भर के जाते हैं, तो उसका 5 कॉपी बनाना, 5 कॉपी तो यहीं से बन जाती है, वो 1 अप्रैल से पहले भेजना रहता है।
हर साल, क्योंकि हर साल बच्चे पास आउट करते हैं तो उनका 5-5 कॉपी बना करके उसको इसको क्या कहाँ पे भेजेगा, स्टेट रजिस्टर से वो सेंट्रल काउंसिल के पास में, मतलब पीसीआई के पास में। स्टेट वाले किसके भेजेगा, सेंटर वाले को, पीसीआई को। ये सारे फंक्शन है, स्टेट और ज्वाइंट स्टेट दोनों के सेम फंक्शन है, ठीक है भाई। 4 लोग मिलके वही काम कर रहे हैं तभी वही काम हो रहा है, एक दिन करता क्या तभी वही काम। डिफरेंस देख लो, फिर ख़त्म करते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर हैं। 6 स्टेट वाले में देखो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड एमंग देमसेल्व्स, यहाँ पे 6 मेंबर रहेंगे। दूसरा इसी का जॉइंट स्टेट की बात करेंगे तो 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं फ्रॉम एमंग द फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट स्टेट। स्टेट वाले में देखो, स्टेट वाले का जो पहला दिया हुआ है 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। किसके कहाँ से ये आएंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये स्टेट पीसीआई होता ना हर स्टेट का, उसी से आएगा। अब जैसे भी महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र के ही फार्मासिस्ट रहेंगे। जॉइंट स्टेट वाले में 3 से 5 रहेंगे। अब जितने स्टेट उसमें जुड़े हैं, मान लो 3 स्टेट जुड़े हैं उसमें, महाराष्ट्र ले लो, कर्नाटका ले लो, एमपी ले लो, ठीक है। तो अब तीनों में से एक रहेंगे, किसी से एक, किसी के से 2, मतलब कम से कम 3 या फिर 5। 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहते हैं, जिसमें से क्या होना चाहिए, ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, जितने पार्टिसिपेट किए हैं सब में से फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आएंगे। दूसरा डिफरेंस देखो, दोनों में एक साथ कंपेयर करते चलता हूँ। 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे मेडिकल काउंसिल वाला वो एक पर्सन इलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब एक स्टेट है, एक उसका जो मेडिकल काउंसिल रहेगा वो अपना भेज देगा। अगर वही जॉइंट स्टेट रहता, जितने स्टेट जॉइंट हैं वो सब अपना अपना भेजेंगे, ठीक है। 1 पर्सन इलेक्टेड, दूसरे साइड में जॉइंट वाले में 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट फ्रॉम एमंग्स इट्स मेंबर, ठीक है। ये इलेक्टेड वाला हो गया। नॉमिनेटेड 5 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ होम एटलीस्ट 3 पर्सन पॉजेस डिग्री डिप्लोमा। देख रहे हो, सेम वही चीज़ें है, बट आपको थोड़ा सा नंबर याद रखना पड़ेगा। 5 पर्सन होते हैं, जिसमें से 3 लोग कैसे होने चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए उनके पास में, ठीक है। दूसरे साइड पे जॉइंट स्टेट पे कितने होने चाहिए, 2 से 4। कहाँ से होंगे, जितने पार्टिसिपेटिंग स्टेट होंगे सब में से होंगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर, थर्ड पॉइंट देख लो, सी वाला पॉइंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। पूरे स्टेट में जो मेडिकल ऑफिसर रहता है उसका चीफ मेन जो रहता है हेड वो रहेगा। दूसरे साइड में भी सेम है, बट यहाँ पे वर्ड आपको क्या लगा देना है, पार्टिसिपेटिंग स्टेट। वहाँ पे भी चीफ और एडमिनिस्ट्रेटिव है, बट उसमें आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, पार्टिसिपेटिंग। दूसरे साइड में मैक्सिमम यही वर्ड आपको ऐड करना है, पार्टिसिपेटिंग स्टेट, जितने टॉपिक हैं सब में। सेकेंड पॉइंट, ए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर द DNC एक्ट 1940। तो देखो, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, मतलब एनालिसिस करने वाला है। एनालिसिस होता है ना, हर चीज़ का एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपने पढ़ के आए केमिस्ट्री में। तो ये भी DNC एक्ट आएगा ना, वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। ये भी एनालाइज करता है, हर एक चीज़ को एनालिसिस करता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट पूरे गवर्नमेंट का मतलब वो मेंबर रहता है। इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट क्या है वो, ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, ठीक है। और ऑफिसर्स, इसमें फिर आ जाओ वापस स्टेट वाले में, ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट। इसमें भी वही रखना है आपको, पार्टिसिपेटिंग स्टेट लगा देना लास्ट में वर्ड। तो है, इजी है, बट थोड़े नंबर वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा कि किस में कितने नंबर के हैं, बाकी सब डिफरेंस इजी है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। इसमें में से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इतना प्रिपेयर कर लेना, ठीक।